दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहारी मीडिया न्यूज चैनल में। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ यह वर्ष आपके जीवन में नव उमंग, नव उल्लास और खुशियाँ लेकर आए। तो चलिए सुनते हैं आज की 15 बड़ी खबरों को। बिहार में 72 घंटे के भीतर कोल्ड डे के आसार। पटना में 8 डिग्री तक गिरा तापमान। बिहार में ठंड बढ़ गई है। पटना सहित कई जिलों के दिन के तापमान में सोमवार को 8 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई। प्रदेश में 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। घंटे की रफ्तार से उत्तर पश्चिमी हवा चलने और बादल छाए रहने के कारण तापमान गिरा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों तक लोगों को इसी तरह के मौसम का एहसास होगा। इस कारण 92 घंटे के भीतर शीत दिवस यानी कोल्ड डे जैसे हालात बनने के आसार है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार बिहार के न्यूनतम तापमान में अगले 3 दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को प्रदेश के 33 शहरों के अधिकतम तापमान में गिरावट आई, वहीं 27 शहरों के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। प्रदेश का सबसे ठंडा शहर 9.5 डिग्री सेल्सियस के साथ सहरसा का अगवानपुर और सबसे गर्म शहर 25.8 डिग्री सेल्सियस के साथ डेहरी रहा। बिहार में साइबर सेल बनाने की तैयारी। आईजी से एसपी तक की होगी तैनाती। राजधानी में खुलेंगे 4 नए पुलिस स्टेशन। बिहार में बढ़ते साइबर अपराधों से निपटने के लिए योयू में एक विशेष साइबर सेल बनाने की कवायद तेजी हो गई है। इसमें आईजी, डीआईजी, एसपी और डीएसपी के साथ साथ इंस्पेक्टर, दारोगा और पुलिस बल की तैनाती प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इसको लेकर पटना कोतवाली थाना के पास साइबर सेंटर बनाने की योजना है। इसको लेकर प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। वहीं राजधानी पटना में 4 साइबर थाने खोले जाने का प्रस्ताव है। इसकी वजह यह है कि 5 जिले पटना, शेखपुरा, नालंदा, नवादा और जमुई को साइबर अपराध के हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। उस बात की जानकारी एडीजी कुंदन कृष्णन ने दिया है। उन्होंने बताया कि साइबर अनुसंधान के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला का गठन किया गया है ताकि इन मामलों की जाँच की जा सके। नए साल में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने दिया बड़ा गिफ्ट। कर्मचारियों और पदाधिकारियों का बढ़ाया वेतन। साल के अंतिम दिन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कर्मचारियों और पदाधिकारियों का वेतन बढ़ा दिया है। विभाग ने अपने कर्मचारियों और पदाधिकारी को नए साल का तोहफा दिया है। बढ़े हुए वेतन का लाभ 1 जनवरी 2025 से मिलेगा। दरअसल भूमि सर्वेक्षण कार्य में लगे सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो, अमीन और लिपिकों का वेतन बढ़ा दिया गया है। इस संबंध में भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के निदेशक ने आदेश भी जारी कर दिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन सर्वे के काम में लगे सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का वेतन 65,000 से बढ़कर 70,000 कर दिया है। वही कानूनगो का मानदेय 40,000 से 50,000 किया है। सर्वेक्षण अमीन का मानदेय 35,000 से 47,000, जबकि सर्वेक्षण लिपिक का 30,000 से 37,000 किया गया है। अमीन का मानदेय 25,000 से बढ़कर 30,000 कर दिया गया है। वहीं संविदा कर्मी का मानदेय 25,000 से बढ़कर 30,000 किया गया है। बढ़े हुए वेतन का लाभ 1 जनवरी 2025 से मिलेगा। नए साल पर सरकार ने बड़ा गिफ्ट दिया है। बिहार के हाईवे पुलिस में नई वैकेंसी। जानिए कहां कितना पद है खाली। बिहार पुलिस मुख्यालय ने राज्य में हाईवे पर बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण पहल की है। इसके तहत 34 जिलों और पुलिस थानों में कुल 61 गश्ती वाहन तैनात किए जाएंगे। इन वाहनों का उपयोग हाईवे पर सुरक्षा और अपराध नियंत्रण के लिए किया जाएगा। इसके साथ ही 183 पूर्व सैनिकों की अस्थायी नियुक्ति की जाएगी, जो इन वाहनों को चलाने का कार्य करेंगे। इन पहल के माध्यम से हाईवे पर सुरक्षा बढ़ाने और अपराधों को नियंत्रित करने के साथ साथ बेरोजगारी को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की भर्ती से पुलिस विभाग की प्रशासनिक क्षमता को भी सुदृढ़ किया जाएगा। बिहार के स्कूलों में खत्म होगा मिड डे मील का खेला। अब ई शिक्षा कोष के माध्यम से होगी मॉनिटरिंग। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग शिक्षा के क्षेत्र में कुछ न कुछ बदलाव लगातार करते आ रही है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ओर से अब नए साल के पहले दिन से ही मध्याह्न भोजन योजना की निगरानी IVRS की जगह अब ई शिक्षा कोष के माध्यम से किया जाएगा। इस संबंध में मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक विनायक मिश्र ने सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ई
शिक्षा कोष के माध्यम से ही मध्याह्न भोजन की निगरानी करने का निर्देश दिया है। 1 जनवरी 2025 से ई शिक्षा कोष पर प्राप्त आंकड़ा को प्रतिदिन अपराह्न 4 बजे तक भारत सरकार को भेजा जाना है। इस आंकड़ा को भारत सरकार के द्वारा अपने वेब पोर्टल पर प्रतिदिन अपलोड किया जाएगा। अब किशनगंज के प्राइवेट स्कूलों में होगी उर्दू की पढ़ाई। शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। बिहार के किशनगंज जिले के प्राइवेट स्कूलों में अब उर्दू की पढ़ाई होगी। इसे लेकर किशनगंज के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सभी प्राइवेट स्कूलों के प्रिंसिपल और प्रबंधक को अपने अपने स्कूल में उर्दू की पढ़ाई शुरू करने को कहा है। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी नासिर हुसैन ने आदेश जारी किया है। हर एक प्राइवेट स्कूलों में उर्दू की पढ़ाई शुरू किए जाने को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जो पत्र जारी किया है उसमें इस बात का जिक्र है कि किशनगंज के सांसद डॉमो जावेद की अध्यक्षता में 19 अक्टूबर 2024 को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक हुई। उसी में इस बात की चर्चा हुई। किशनगंज के विधायक ने अपनी बातें रखी थी। बताया था कि किशनगंज जिला अल्पसंख्यक बहुल्य जिला है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त यहाँ के प्राइवेट स्कूलों में उर्दू की पढ़ाई नहीं हो रही है। इसे लेकर आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही गई, जिसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी ने किशनगंज के तमाम सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में उर्दू की पढ़ाई शुरू करने का निर्देश दिया है। अपने अपने विद्यालयों में उर्दू की पढ़ाई की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए इसकी जानकारी जिला शिक्षा परियोजना कार्यालय किशनगंज को उपलब्ध कराने को कहा गया है। जाम और हादसों को रोकने के लिए बिहार में रेलवे फाटकों पर बनेंगे आरओबी। विजय सिन्हा ने रेल मंत्री से की मांग। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सोमवार को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उप मुख्यमंत्री ने राज्य के पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व वाले पथों पर अवस्थित संपारों के बदले आरओबी के आग्रह से जुड़ा ज्ञापन सौंपा। श्री सिन्हा ने बताया कि वर्तमान में पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व वाले पथों पर राज्य भर के संपारों पर आए दिन जाम और दुर्घटनाजनक स्थिति बनी रहती है। इन समस्याओं को देखते हुए हमने रेल मंत्री जी महत्वपूर्ण संपर्क पथों से जुड़े संपारों पर अधिक से अधिक आरओबी के निर्माण का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि रेल मंत्री ने अधिक से अधिक आरओबी के निर्माण कराने का आश्वासन दिया है। उन्होंने बातचीत के दौरान साझा किया कि प्रधानमंत्री जी के महत्वाकांक्षी गतिशक्ति परियोजना में विकास विशेष वरीयता वाला राज्य है। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए गुड न्यूज। 25 पैसे प्रति यूनिट सस्ती मिलेगी बिजली। स्मार्ट मीटर को लेकर आए दिन विवाद की खबरें सामने आती रहती है। वहीं विभाग के द्वारा लोगों को स्मार्ट मीटर को लेकर जो भी परेशानी है उसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए स्मार्ट मीटर में कई बदलाव कर उसे और बेहतर बनाया जा रहा है। इसी क्रम स्मार्ट मीटर से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इसके अनुसार अब स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को 25 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी। उपभोक्ताओं के लिए राहत वाली खबर है। दरअसल साउथ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने 1 अप्रैल से स्मार्ट प्रीपेड मीटर के उपभोक्ताओं के लिए 25 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली देने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव पर जन सुनवाई खरमास समाप्त होने के बाद होगी। इसके अतिरिक्त कंपनी ने कृषि और व्यावसायिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए कई प्रस्ताव दिए हैं। इनमें फैक्टर सरचार्ज समाप्त करने और स्वीकृत भार से अधिक खपत पर जुर्माना नहीं लगाने का प्रावधान शामिल है। 1 साल में आधी हो गई सीएम नीतीश कुमार की संपत्ति। देश के सबसे गरीब सीएम की लिस्ट में मिला यह स्थान। देश के 31 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की संपत्ति और उनके ऊपर चल रहे केस को लेकर एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स 2024 की रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अमीर सीएम चंद्रबाबू नायडू है। वहीं सबसे गरीब सीएम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी है। वहीं सबसे गरीब सीएम की लिस्ट में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 8वें स्थान पर है। एडीआर की यह रिपोर्ट पिछले चुनाव में जारी शपथ पत्र पर आधारित है, जिसमें 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के मौजूदा सीएम के शपथ पत्रों का विश्लेषण किया है। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्रियों की औसत संपत्ति करीब 52 करोड़ है, जबकि उनकी कुल संपत्ति 1630 करोड़ है। बीते सोमवार को जारी हुई रिपोर्ट में मुख्यमंत्री की कुल संपत्ति 1.64 करोड़ रुपए है, जबकि उनकी खुद की आय 4 लाख रुपए से ज्यादा है। हालांकि पिछले साल से नीतीश कुमार की संपत्ति कम हुई है। पिछले साल एडीआर रिपोर्ट के मुताबिक नीतीश कुमार की कुल संपत्ति 3.9 करोड़ रुपए थी।
सासाराम गोलीकांड में बड़ा एक्शन, सीआईडी को सौंपा गया जांच का जिम्मा। जन्मदिन की पार्टी बना रहे युवक की गोली से मौत और फायरिंग मामले में यातायात डीएसपी आदिल बेलाल के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। सासाराम गोलीकांड की जांच का जिम्मा सीआईडी करेगी। पुलिस मुख्यालय ने मंगलवार को इस घटना में बड़ा फैसला लेते हुए मामले की जांच सीआईडी को सौंप। वहीं डीएसपी आदिल बेलाल को तत्काल प्रभाव से पुलिस मुख्यालय पटना में योगदान देने का आदेश दिया है। शुक्रवार यानी 27 दिसंबर की देर रात 10:35 से लेकर 10:43 के बीच यह घटना हुई। इसमें ट्रैफिक डीएसपी आदिल बेलाल युवकों पर गोली चलाने का आरोप लगाया गया है। घटना के बाद रोहतास के एसपी रोशन कुमार ने बताया कि मामले में 3 अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है। बिहाटा एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई बढ़ाकर 12,000 वर्ग फीट की गई। टूटेंगे 400 घर। बिहाटा एयरपोर्ट के रनवे विस्तार को लेकर नए साल में कैबिनेट द्वारा फैसला लिया जाएगा। जिला प्रशासन ने रनवे विस्तार के लिए पूर्व और पश्चिम दोनों दिशाओं में जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव मंत्रिमंडल सचिवालय को सौंप दिया है। हालांकि स्थानीय लोगों ने जमीन अधिग्रहण का विरोध किया है। रनवे के विस्तार के लिए पूरब में 154 मकानों और पश्चिम में 246 मकानों को हटाने की आवश्यकता होगी। इस जमीन अधिग्रहण से कुल 190.50 एकड़ जमीन का इंतजाम किया जाएगा। जिला प्रशासन के अनुसार सरकार के फैसले के बाद ही जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। रनवे की वर्तमान लंबाई 8,000 फीट है, जिसे बढ़ाकर 12,000 फीट किया जाएगा। इससे बड़े विमानों की लैंडिंग में किसी भी मौसम में परेशानी नहीं होगी। इसके लिए 400 मीटर लंबी और 1500 मीटर चौड़ी जमीन की आवश्यकता है।